नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री एकेडमिक सेक्शन जो सेकंड सेमेस्टर है विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय का, उसके हम सिलेबस की बात करेंगे। 2020-22 का ये सिलेबस यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस बना होगा। तो आप इस सिलेबस को ध्यान से देखिएगा और जो चीज़ें आपको समझ में आए उसे समझ लीजिए और जो आपको ना समझ में आए आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बेहतर तरीके से और समझाने का प्रयास करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं हम हमारे दूसरे सेमेस्टर के बारे में। आपको हर सेमेस्टर का सिलेबस मिल जाएगा। आपको उस सेमेस्टर के लिए प्लेलिस्ट में जाना होगा और आप उस सेमेस्टर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हर सेमेस्टर में कितने 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं। तो आप यहाँ पर से समझ लीजिएगा। यहाँ पर से सेकंड सेमेस्टर के 4 पेपर देखिए। पहला पेपर जो है रिसर्च मैथोलॉजी एंड स्किल, हिस्ट्री रिटन स्किल, राइटिंग स्किल यानी कि जो इतिहास लेखन की जो कौशल क्षमता है उसके बारे में, और जो मेटालॉजी है उसके बारे में है। दूसरा जो पेपर है वो है कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिज्म थ्रू द वर्ल्ड। फिर जो आता है तीसरा पेपर जो आता है वो है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, और जो चौथा पेपर है वो अगेन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 टू 1947। और यहाँ पर ये भी ध्यान में रखिएगा कि हर पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है। यहाँ पर आपको 70 नंबर जो मिलेंगे वो आपको मेन एग्ज़ाम के मिलेंगे और 30 नंबर में से जो 20 नंबर होंगे वो आपको किससे मिलेंगे? जो आपके टेस्ट या सीटी वगैरह होंगे उससे मिलेंगे। और 10 नंबर में से 5 नंबर आपको आपकी अटेंडेंस के आधार पर मिलेंगे और 5 नंबर आपको आपके बिहेवियर के आधार पर मिलेंगे। तो इस तरह से आपके 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम फर्स्ट पेपर को देखते हैं सेकंड सेमेस्टर का, और मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और आपको अपने सिलेबस को निकालना है, पीडीएफ निकलवाना है और उसके बाद में बढ़िया से अंडरलाइन करते हुए एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, क्योंकि आपको न केवल एमए के लिए तैयारी करनी है बल्कि आपको नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम या फिर आपको स्टेट पीएससी या फिर स्टेट में जो सेट एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप उन जैसे एग्ज़ामों की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं अगर आप इसी समय से इतिहास को डीप में पढ़ते हैं। तो देखिए पहला पेपर देखिए, रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड हिस्ट्री रिटन स्किल, अनुसंधान पद्धति और इतिहास लेखन कौशल। पहला देखिए, पहली यूनिट आती है शोध का अर्थ और प्रकार, अर्थ परिभाषा शोध के प्रकार। फिर आते हैं दत्त के प्रकार और परिभाषा। दत्त यानी कि डाटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अर्थ परिभाषा और विशेषताएं देखिए। फिर आते हैं हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना, प्रकार प्रकृति परिभाषा, शोध में परिकल्पना का महत्व। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज़्यादातर जो टॉपिक है ना वो नेट जेआरएफ क्या होता है, यानी कि कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं ना, प्रोफेसर बनने के लिए आपको पहले जो क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है वो होता है नेट जेआरएफ। जब आप नेट जेआरएफ करते हैं तो आप पीएचडी करने के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और पीएचडी करने के बाद में आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। साथ ही साथ आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आसानी से 60-70 हज़ार रुपये महीने की नौकरी पा सकते हैं प्रोफेसर की, ठीक है। और साथ ही साथ हर कुछ कुछ सालों में जो स्टेट होते हैं वो प्रोफेसर की जो वैकेंसीज खाली होती है उनके लिए एग्ज़ाम लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जैसे अभी हरियाणा का चल रहा है। तो फिर उसके बाद में आप उन एग्ज़ाम को करवा कर उन एग्ज़ाम में पास होकर आप सरकारी कॉलेज में भी आ सकते हैं, जहाँ पर 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक सैलरी होती है। तो इस तरह से आप ना केवल एक अच्छा प्रोफेशन चुन सकते हैं टीचिंग का, साथ ही साथ आपको एक अच्छी सैलरी भी मिल सकती है।
इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो जो जिन टॉपिक्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यह आपको नेट जेआरएफ के पहले पेपर में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप इन्हें अच्छे से पढ़ें। और इतिहास में नवीनतम रुझान, हाल के रुझान और उनके विकास को समझना, इतिहासकारों द्वारा इतिहास लेखन के लिए प्रयुक्त उपकरण, ऐतिहासिक विधि, अर्थ परिभाषा, स्तर और विशेषताएं। यूनिट सी की बात करते हैं तो शोध अभिकल्पना यानी कि रिसर्च डिजाइन, अभिकल्प, अर्थ, विशेषताएं, शोध अभिकल्प के प्रकार, महत्व आदि। संश्लेषण की बात करें तो आंतरिक और बाह्य, और अर्थ, विशेषता आदि। साहित्यिक चोरी, अर्थ और समझना, अर्थ और प्रकार। शोध में नैतिकता, डिजिटल युग में साहित्यिक चोरी का पता लगाने के उपकरण और तंत्रास, यानी कि तंत्रास क्या होता है, तंत्रास मतलब कि पैलोग्रिज्म। इसके बाद में देखिए यूनिट डी की बात करते हैं, लेख और शोध प्रबंध लेखन, लेख लेखन विधि, शोध प्रबंध परिभाषा, अध्यायकरण, निष्कर्ष, ग्रंथ सूची आदि। सारांश और शोध प्रतिवेदन, सारांश लेखन, समस्या का विवरण, साहित्य की समीक्षा, उद्देश्य, महत्व। शोध रिपोर्ट की बात करें तो शोध रिपोर्ट क्यों लिखी जाती है, उद्देश्य, तरीके, शोध रिपोर्ट का महत्व। फिर इसके बाद में देखिए परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट रिटर्न और प्रोजेक्ट राइटिंग, हाउ टू राइट अ प्रोजेक्ट, और फिर आता है इम्पोर्टेंस। फिर इसके बाद में देखिए यूनिट ई आती है, यहाँ पर संदर्भ सूची, संदर्भ और टिप्पणी। संदर्भ सूची के प्रकार एवं इसके महत्व, शोध में ग्रंथ सूची के महत्व एवं इसके उपयोग, टिप्पणी लेखन विधि एवं महत्व। देखिए दोस्तों, आपके लिए कितनी अच्छी बात है कि आपकी यूनिवर्सिटी का इतना बेहतर सिलेबस है। अगर आप इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको जब आप पीएचडी करेंगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जब आप नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देंगे तो आपको फर्स्ट पेपर की एक यूनिट में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, एक दो यूनिट में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसके बाद में देखिए जो आता है शोध प्रबंध सारांश लिखने की शैली, शोध प्रबंध लेखन के चरण, शोध प्रबंध लेखन के महत्व, शोध प्रबंध लेखन और संदर्भ सूची आदि, इनके बारे में आपको समझना है दोस्तों। अब इसके बाद में जो तीसरा पेपर आता है वो देखिएगा, जो दूसरा पेपर आता है उसको देखिएगा, नारीवाद की अवधारणा और विश्व में नारीवाद का विकास, कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिज्म थ्रू द वर्ल्ड। अब देखिए आप यहाँ पर से देखते हैं, पहली यूनिट जो आती है वो है नारीवाद, उद्देश्य, नारीवाद के सिद्धांत और नारीवाद के प्रकार। विश्व नारीवादी आंदोलन की उत्पत्ति, नारीवादी आंदोलन के चरण, नारीवादी आंदोलन की मुख्य विशेषताएं। इसके बाद में देखिए नारी और लैंगिक भेदभाव, लैंगिक समानता, लैंगिक भेदभाव के कारण, पितृसत्तात्मक समाज और श्रम विभाजन। इसके बाद में देखिए जो अगली यूनिट आती है, यूनिट वी, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में महिलाओं के मुद्दे, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के कारण, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका और महिलाओं के मुद्दे और इनके प्रभाव भी हमें देखने हैं। फिर देखिए रूस, क्यूबा और चीन में महिलाएं के आंदोलन, रूस, क्यूबा, चीन में नारीवादी आंदोलन के कारण और इन आंदोलनों के प्रभाव पर आपको चर्चा करनी है। इसके बाद में देखिए दोस्तों महिला संगठन और राजनीतिक योगदान की हम बात करें तो प्रमुख महिला संगठन का राजनीतिक योगदान आदि। इसके बाद में देखिए यूनिट सी, महिलाओं के मुद्दे और सरकारी नीति, महिलाओं के मुद्दे, अशिक्षा, दहेज, घरेलू हिंसा, महिला उत्थान के लिए प्रमुख जो सरकारी नीतियाँ, सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में आपको डिस्कशन करना है। जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, भारतीय सिनेमा, कला और साहित्य का योगदान। इसके बाद में देखिए भारतीय सिनेमा, कला और साहित्य योगदान में महिलाओं के मुद्दे, और फिर इनमें आपको महिलाओं की भूमिका भी बतानी है कि भारतीय साहित्य कला में महिलाओं की भूमिका क्या रही है। यूनिट डी आती है यहाँ पर स्वतंत्र भारत में
महिलाओं की संवैधानिक अधिकार की बात है और संविधान में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है और उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है संविधान के अनुसार, यह आपको बतानी है। इसके बाद में देखिए, स्वतंत्र भारत में महिलाओं का उदारीकरण, महिलाओं की मुक्ति, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का उदारीकरण, महिलाओं का उदारीकरण का प्रभाव, ये आपको देखना है। इसके बाद में आपको आर्थिक विकास और आज़ाद भारत में महिलाओं पर इसके प्रभाव, आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान, आर्थिक विकास का महिलाओं पर प्रभाव, ये आपको देखना है। और फिर आती है यूनिट ई, पारिस्थितिकी नारीवाद, अर्थ उत्पत्ति, विकास, वर्तमान परिदृश्य आदि, इन्हें देखिए। फिर देखिए, आधुनिक युग में रीति रिवाज और कानून स्थिति, आधुनिक युग में रीति रिवाज, कानूनी प्रावधान के विकास और महिलाओं की वर्तमान में कानूनी स्थिति आपको बतानी है। उदारवादी, मार्क्सवादी और कट्टरपंथी दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति कैसा है, यह आपको बताना है। इनकी उत्पत्ति, दृष्टिकोण, उदारवादी, मार्क्सवादी एवं उग्रवादी दृष्टिकोण का विकास, ये आपको बताना है। साथ ही दोस्तों, आप यहाँ पर से जो बुक रिकमेंडेड है, यहाँ पर वीडियो देखकर इन बुक्स को पढ़ सकते हैं और अगर आपको इनमें से कोई बुक ऐसी लगती है कि वो आपको ये पढ़नी चाहिए तो आप ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में शायद ये मिलती होंगी, या आपकी यूनिवर्सिटी ने ही इन किताबों को आपके लिए सुझाया है। इसके बाद में हम तीसरे पेपर की तरफ जाते हैं, जो है हिस्ट्री ऑफ झारखंड। झारखंड का इतिहास देखना है दोस्तों। तो ये कुछ नया सा टॉपिक है, क्योंकि आपके लिए तो नहीं होगा, मेरे लिए है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ। और झारखंड की हम बात करें तो देखिए, पहला आता है स्रोत, झारखंड इतिहास के प्राचीन स्रोत, झारखंड के इतिहास लेखन में स्रोत एवं इसका महत्व। झारखंड का प्रागैतिहासिक युग, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, झारखंड के आदिम जनजाति। और फिर इसके बाद में आपको जनजातीय प्रशासन, परहा शासन की बात करनी है, उत्पत्ति, विशेषता, जनजातीय प्रभाव आदि आपको देखना है। झारखंड में तुर्क अफगान, झारखंड में तुर्क अफगान काल की उत्पत्ति और विकास, तुर्क अफगान काल में इसका झारखंड के इतिहास का प्रभाव, झारखंड काल मुगलों के समय में कैसा था, उसकी उत्पत्ति के विकास की बात करनी है, प्रभाव, और जो झारखंड मुगल शासक रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है। तीसरी यूनिट में आपको कोल विद्रोह जो 1831 से 32 में हुआ था, इसके कारण, प्रकृति और प्रसार, प्रभाव आदि के बारे में बताना है। फिर संथाल विद्रोह जो कि 1855 में हुआ था, इसके कारण, प्रकृति और प्रसार और प्रभाव के बारे में बतानी है। फिर आपको विरसा आंदोलन के बारे में बताना है, कारण, प्रकृति और प्रसार, प्रभाव और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में आपको बतानी है। और इन पर मैं एक अच्छा खासा वीडियो भी बना चुका हूँ, जो कि एनसीईआरटी से मैंने नोट्स उठाकर बनाया था, तो वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। प्रमुख नेता, प्रकृति, कारण, प्रभाव आदि के बारे में आपको जानना है। फिर यूनिट डी आती है, झारखंड में शिक्षा का विकास 1947 तक, झारखंड में शिक्षा की उत्पत्ति, विकास, ईसाई मिशनरियों की भूमिका। फिर आपको देखना है संथाल और उरांव जो कि प्रमुख जनजातियां हैं झारखंड की, उनका सामाजिक जीवन आपको बताना है, पहनावा, आवास, भोजन, संस्कृति, आभूषण, त्योहार, इन सब के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों, ये चीज़ अगर आप जानना चाहें तो ये तो आप नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इतिहास को अगर आपको सही तरीके से समझना है ओवरऑल, तो मेरा ये सुझाव आपके लिए है कि आपको एनसीईआरटी ज़रूर 6वीं से लेकर 12वीं तक ज़रूर एक बार पढ़कर देखनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी या एमपीपीएससी एमपीपीएससी की बात कर रहा हूँ, अगर आप अपने स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट की पढ़ना चाहिए, लेकिन सभी सब्जेक्ट अगर पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको हिस्ट्री की पढ़ना चाहिए, इससे आपको इतिहास की एक सामान्य समझ विकसित होगी और इसके बाद आप जो भी पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके बाद में देखिए, जनजातीय त्यौहार और वाद्य यंत्र, झारखंड के आदिवासियों के प्रमुख त्यौहार, टूसू, सरहुल, कर्मा, सोहराय। वाद्य यंत्रों का विकास और जनजातीय संस्कृति में इसकी भूमिका, जनजातियों के वाद्य यंत्र, ढाक, मांदर, बांसुरी आदि। इसके बाद में यूनिट ई देखिएगा, यानी कि 5वीं यूनिट देखिएगा,
खनन उद्योग कोयला अभ्रक, कोयला और अभ्रक उद्योग की उत्पत्ति, कोयला और अभ्रक के प्रकार, झारखंड की आर्थिक संरचना का प्रभाव और खनन उद्योग लोहा और तांबा उद्योग की उत्पत्ति, कोयला और लोहा के प्रकार, झारखंड के आर्थिक संरचना का प्रभाव, जनजातीय समुदाय का पर उद्योग का प्रभाव, औद्योगिक क्षेत्र इनका क्या प्रभाव पड़ा है और फिर अन्य प्रभाव के बारे में बतानी है। तो दोस्तों ये तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। मैं आपके कॉलेज की, आपकी यूनिवर्सिटी के चारों सेमेस्टर के सिलेबस को पहले भी एक बार और पढ़ा हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि कितना अच्छा सिलेबस आपके यहाँ डिज़ाइन है कि आप एक तरफ तो आपने स्टेट की पूरी तरह से आप समझ रख सकते हैं, साथ ही साथ आप किसी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, आपके झारखंड के किसी भी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपके पास बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आप एमए में झारखंड को एक बार पढ़कर आ चुके हैं या फिर पढ़ रहे हैं। इसलिए अगर आप अपनी आज की पढ़ाई को बेहतर करते हैं तो आप ज़रूर से झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। साथ ही आप हर स्टेट में जो सेट के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एलिजिबल जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो होते हैं, पीएचडी के लिए जो होते हैं एग्ज़ाम, आप उन्हें भी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले पेपर की बहुत सारी चीज़ें आपको इस सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में देखने को मिल जाएंगी। और झारखंड यानी कि सेट के जो पहला पेपर होता है उसमें तो जो पीएससी रहती है ना, उसका पहला जो प्रीलिम्स पेपर रहता है उसकी तरह पूछा जाता है, क्योंकि स्टेट से जुड़े बहुत सारे प्रश्न होते हैं और दूसरे पेपर में सिर्फ सब्जेक्ट से जुड़े प्रश्न होते हैं। तो इस तरह से सेट जैसे एग्ज़ाम को भी आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एमए में, बीए में एडमिशन ले लेते हैं और फिर प्राइवेट कोचिंग करते हैं। उन्हें लगता है कि यार इन्होंने जो प्रोफेसर बन चुके हैं, जिनके पास में डॉक्टरेट की उपाधि है, जो काफ़ी ज़्यादा समझ रखते हैं, आपके कोचिंग के टीचर से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उन्होंने जो सिलेबस बनाया है वो बस ऐसे ही रखने के लिए बना दिया है, वो जो पढ़ा रहे हैं वो बस ऐसे ही है। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसलिए आप अपने कॉलेज के सिलेबस को भी ध्यान से पढ़िए और जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं बाकायदा उनसे पढ़िए। अगर वो नहीं पढ़ते तो उनकी आप शिकायत कर दीजिए, क्योंकि उनका काम है आपको पढ़ाना। अगर आप वो उनका काम नहीं कर सक रहे हैं तो फिर क्या मतलब उनका जॉब में रहने से। इसलिए जो आपका हक है उसे लीजिए और ये जो नॉलेज है इसे लीजिए ताकि आप बेहतर कर सकें। चौथा पेपर देखिएगा, आधुनिक भारत में कृषि का इतिहास हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहली यूनिट में आता है भारतीय कृषि। 18वीं सदी में कृषि की स्थिति, प्रारंभ से 18वीं सदी तक कृषि की स्थिति, 18वीं शताब्दी के दौरान कृषि की स्थिति में परिवर्तन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। फिर आती है ग्राम समुदाय, अर्थ परिभाषा विशेषता, अकाल के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया, अकाल के प्रति ब्रिटिश नीति, अकाल के कारण किसानों पर प्रभाव और आर्थिक संरचना पर प्रभाव। इसके बाद में यूनिट बी आती है। यूनिट बी में है भूमि व्यवस्था, जमींदारी प्रणाली, उत्पत्ति, विकास, विशेषता, गुण और अवगुण। इसके बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था को देखिए, उत्पत्ति, विकास, विशेषता, गुण और अवगुण। माहलवाड़ी व्यवस्था को देखते हैं तो उत्पत्ति, विकास, विशेषता, गुण और अवगुण, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से आपको सोचना है। यूनिट सी आती है। तीसरी इकाई में आपको भूमि सुधार के बारे में बात करना है। बंगाल की राय एक्ट 1859। अब आपको बंगाल के बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि कभी बिहार, जो झारखंड है वो बिहार का हिस्सा हुआ करता था और कभी बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तो एक प्रकार से झारखंड एक समय में बंगाल का हिस्सा था, इसलिए आपको ये पढ़ना होगा। बंगाल रेंट एक्ट 1859। इसके बाद में देखिए इसके प्रावधान, गुण, अवगुण और प्रभाव देखने हैं। फिर धन निकासी का सिद्धांत, इसे दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इसके बारे में। फिर वो बी औद्योगिकीकरण के बारे में पढ़ना है, इसकी क्या अवधारणा है इसे आपको देखना है। और फिर यूनिट डी आती है। 5वीं इकाई में आपको स्वदेशी की उत्पत्ति क्या है और इसका क्या, किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में इसका प्रयोग किया गया है, ये आपको देखना है। फिर इसके बाद में आपको काश्तकारी एवं किराया थी 1886 अवध पर जो आया था, इसके बारे में देखना है। उत्पत्ति, विकास, प्रभाव, इसे समझिए।
फिर काश्तकारी और किराया अधिनियम 1887 पंजाब, उत्पत्ति, विकास और प्रभाव, इसे समझिए। फिर 5वीं यूनिट में आपको देखना होगा वन से संबंधित मुद्दे, वानिकी अर्थ, वानिकी से संबंधित ब्रिटिश कानून, अर्थव्यवस्था में वानिकी का महत्व, ग्रामीण परिवर्तन का पारिस्थितिक दृष्टिकोण, पारिस्थितिक परिवर्तन, ग्रामीण क्षेत्र का प्रभाव, शहरीकरण पर प्रभाव, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आपको 1927, वन अधिनियम 1927 की उत्पत्ति, इसका विकास और अंग्रेजों का इसमें क्या योगदान रहा वो आपको बताना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ पर समाप्त होता है। और दोस्तों मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि आप अपने सिलेबस को अंडरलाइन कीजिए, कुछ अच्छी सी किताबें खरीदिए। आपके जो प्रोफेसर हैं उनके पास में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, तो अगर मैं कोई सुझाव दूंगा तो शायद वो आपके लिए उतना सही ना हो, लेकिन वो जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो उनके पास में काफ़ी अच्छा अनुभव होगा किताबों का, तो आप उनसे किताबें सुझा सकते हैं और उन किताबों को खरीद सकते हैं चारों पेपर के लिए। गाइड्स या फिर किसी नोट्स बुक के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि एमए वो चीज़ होती है जहाँ पर आप मास्टर्स करते हैं, यानी कि आप एक टीचर बनने की काबिलियत को ग्रहण करते हैं। इसलिए आप जो अच्छी किताबें हैं उनसे ही पढ़िएगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, आत्मविश्वास हमेशा सही होने से नहीं आता, गलत होने का डर न होने से आता है। इसलिए अपने आप में आत्मविश्वास रहिए कि आप कभी गलत नहीं होंगे, इसलिए आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।